मैं उस मासूम बच्चे को सीने से लगाकर उसका पेट भरने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक मुझे अपने वजूद पर किसी की नज़रों का एहसास हुआ। उस तपिश को महसूस करके मैंने झट से पलटकर देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था इस हालत में कोई मर्द मुझे देखेगा। मेरे चेहरे का एकदम से रंग बदल गया था। मैंने जल्दी से बच्ची को अपने से अलग किया और अपना हुलिया जल्दी जल्दी ठीक करने लगी। फिर अपने दुपट्टे को अच्छी तरह से मैंने खुद पर लपेट लिया। तभी वो शख्स अंदर आ गया। कहने लगा, मेरी एक फरमाइश है, क्या आप उसे पूरा कर सकती हैं? मैं नज़रें चुराने लगी। एक अजीब सी घबराहट ने मुझे घेर लिया था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं और कैसे यहाँ से गायब हो जाऊं। मुझ जैसी गरीब और लाचार औरत किसी की भला क्या फरमाइश पूरी कर सकती है? मैंने बड़ी हिम्मत जुटाकर कहा, जी बताइए, आपकी क्या फरमाइश है? वह हल्के से मुस्कुराया और बोला, इनकार न करना वरना मेरा दिल टूट जाएगा। मैं बहुत कमज़ोर सा इंसान हूँ और तुम्हारे जरिए ताकत हासिल करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास वह है जो मुझे कोई नई ताकत दे सकता है। वो ताकत जो मुझे मेरी माँ से नहीं मिली, वो मुझे तुमसे मिल सकती है। उसकी बातों ने तो मुझे पूरी तरह फर्श पर बिठा दिया था। उसने मेरी गोद से बच्चे को लेकर एक तरफ लिटा दिया जो अब हल्की हल्की नींद में था। फिर कहने लगा, देखो, बुरा न मानना, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मुझे तुमसे ये बात कहनी पड़ रही है। मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगा हूँ। मुझे ताकत की ज़रूरत है और वो ताकत मुझे तुम दे सकती हो। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और ऐसी फरमाइश की कि मेरे तो होश बेहाल हो गए। वह हट्टा कट्टा जवान मर्द तो मेरा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी बेहद पसंद आएगी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा गरीब थी। मेरे पति का इंतकाल कुछ महीने पहले ही हो चुका था। पति के जाने के बाद मुझे पता चला कि मर्द के बगैर औरत की ज़िंदगी क्या होती है। ससुराल वालों ने धक्के देकर मुझे घर से निकाल दिया। मायके में भाई भाभी ने भी जगह नहीं दी तो मजबूरी में मैंने अपनी शादीशुदा बहन के घर पनाह ले ली। जो थोड़े से पैसे मेरे पास थे वो भी धीरे धीरे खर्च होते चले गए, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी। डिलीवरी पर काफ़ी खर्चा हो गया था। मैंने एक बेटी को जन्म दिया जो पति के इंतकाल के चौथे महीने के बाद पैदा हुई थी। शहर के जाने के बाद उस बच्ची की पैदाइश ने मुझे यह एहसास दिलाया कि ज़िंदगी और भी मुश्किल हो गई है। मेरी बेटी बड़ी हो गई थी। मेरा बहनोई मुझ पर बुरी नज़र रखने लगा। इन दोनों बातों ने मेरी ज़िंदगी को बहुत मुश्किल बना दिया था। मैं अपनी मासूम बच्ची के साथ सारा दिन एक कमरे में बंद रहती। मेरी यही कोशिश होती कि अपने बहनोई के सामने कमरे से बाहर ना निकलूं। जब तक इद्दत में थी तो इतना मसला नहीं था, लेकिन बेटी की पैदाइश के बाद जब मेरी इद्दत ख़त्म हुई तो लाचार होकर कमरे से मुझे बाहर निकलना पड़ता और अपनी बहनोई की गंदी नज़रों का सामना भी करना पड़ता। लेकिन अगर मैं ये घर छोड़ देती तो कहाँ जाती? मेरे पास तो रहने का कोई और भी ठिकाना नहीं था। इसलिए मैं बहनोई की नज़रों को बर्दाश्त करने लगी, जो मेरे वजूद को आर पार करती थी। खासकर तब जब मैं अपने बच्चे को दूध पिलाने लगी। मुझे बच्चे को दूध पिलाने के लिए कमरे में आना पड़ता और वो मौका ताड़कर किसी न किसी बहाने से झांकने लगता। अगर बहन को बताती तो उसका घर बिगड़ जाता और अगर बहनोई को कुछ कहती तो शायद वो मुझे अपने घर से ही बाहर निकाल देता। बाहर तो इससे भी ज़्यादा भूखे भेड़िए मुझे नोचने के लिए तैयार थे। यही सोचकर मैंने अपने हाथों को सी लिया था और ये बड़ा सा दुख सीने में दबाकर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गई थी। लेकिन वक्त के साथ पैसे खत्म होते चले गए और मेरे बहनोई ने मेरे खर्चे उठाने से साफ इनकार कर दिया था। कहने लगा, हमने इसे छत दी हुई है, यही काफ़ी है। इससे ज़्यादा हम इसका कोई खर्चा नहीं उठा सकते हैं। मेरी बहन रुखसाना भी अपने पति के आगे बेबस थी, जबकि मैं बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। मुझे दवाइयों की ज़रूरत थी, अच्छी खुराक, फल वगैरह। लेकिन नंदोई ने साफ कह दिया कि उसके पास कोई पैसा नहीं है। अपनी ज़रूरत खुद पूरी करूं। इसी बीच मेरी बच्ची का भी इंतकाल हो गया। अब तो मैं और भी ज़्यादा तन्हा हो गई थी। बच्ची के इंतकाल को 4 दिन ही गुजरे थे, मेरी छातियों में दूध भरता ही चला गया। बच्ची तो मेरी रही नहीं, दूध पीने वाला भी कोई बच्चा नहीं था। इससे सीने में दर्द होने लगा।
कभी कभी लगता जैसे गुठलियां बन गई हो। मेरा दर्द दिन ब दिन बढ़ता चला गया। एक दिन मैं दर्द से तड़प उठी। मेरा हाथ उठाना भी मुश्किल हो चुका था। मेरा हाथ सीधा ही नहीं होता था। तभी हमारी पड़ोसन रीमा कुछ मांगने के लिए हमारे घर आई और मुझे यूं तड़पता हुआ देखकर पूछने लगी कि तुम्हें क्या हुआ है। पहले तो मैं खामोश रही, लेकिन फिर बता दिया कि बच्ची का इंतकाल हो गया है और अब दूध की वजह से परेशानी हो रही है। यह सुनकर वो सोच में पड़ गई। कहने लगी, मैं तुम्हारी हालत अच्छी तरह से जानती हूँ और तुम्हारी बहनोई की नीयत से भी अच्छी तरह से वाकिफ हूँ, इसलिए अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें काम दिलवा सकती हूँ। यह काम तुम आराम से कर लोगी और कोई मसला भी नहीं होगा। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गई। कहने लगी, बताइए क्या काम करना है। मैं तो खुद चाहती हूँ कि कोई कामकाज मिल जाए जिससे अपना खर्चा तो चल जाए। वह कहने लगी, मेरी मालकिन शहजादी बेगम बहुत ज़्यादा अमीर हैं। उन्होंने दिखावे को बच्चा पैदा तो कर लिया है, लेकिन वो अपने बच्चे को अपना दूध नहीं पिलाती, जिससे बच्चा मुश्किल बीमार रहने लगा है। उन्हें किसी ऐसी औरत की तलाश है जो बच्चे को दूध पिला दे। अगर तुम कहो तो मैं उनसे बात कर लेती हूँ। तुम्हारा सीने का दर्द भी खत्म हो जाएगा और उस बच्चे को खुराक मिल जाएगी। और वो बहुत ज़्यादा अमीर है, तुम्हें उसके अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। रीमा ने मुझे पैसे कमाने का एक ऐसा रास्ता दिखाया जो मेरे विचारों में भी नहीं था। इससे मेरे दोनों मसले हल हो सकते थे। मेरे सीने का दर्द भी खत्म हो जाता और मुझे पैसे भी मिल जाते हैं। इसलिए बिना सोचे समझे मैंने हाँ कह दिया। अगले ही दिन सुबह वह दरवाजे पर आई और कहने लगी, चलो मेरे साथ। मैंने शहजादी बेगम से बात कर ली है, वो तुम्हें इस काम के 30,000 रुपये देंगी। बस दिन भर बच्चे को दूध पिलाना होगा और रात के वक्त वो बच्चे को डब्बे का दूध पिला दिया करेंगी। मैंने अपनी बहन को बताया तो वह भी शर्मिंदा होकर नजरें चुराने लगी। कहने लगी, अगर नासिर ऐसी घटिया बातें न करता तो तुम्हें यह सामना न करना पड़ता। मैंने अपनी बहन को गले से लगाया और कहा, तुम लोगों ने मुझे छत दी है, यही बहुत है। रही दूध पिलाने की बात, तो इससे मेरा दर्द भी कम होगा। इससे मेरा ही तो फायदा है। मैं अपनी बहन को दुखी नहीं करना चाहती थी, इसलिए समझाया और रीमा के साथ निकल पड़ी। काम बहुत ही आसान था। मुझे एक कमरे में सारा दिन बच्चे के साथ रहना था। बच्चे को संभालने के लिए 2 नौकरानियां भी थीं। बस जब बच्चा रोता तो मैं उसे अपने सीने से लगाती और पेट भर देती। धीरे धीरे वो बच्चा मेरा दूध पीने लगा और उस बच्चे का पेट भी भर जाता। 1 महीने तक मैंने ये काम किया और इसी दौरान मुझे उससे बहुत लगाव हो गया। वैसे भी मेरी गोद उजड़ चुकी थी, इसलिए किसी और का लाल गोद में आया तो ममता को तसल्ली मिली। फिर मैंने सोच लिया कि यही काम करूँगी। इससे नासिर भाई से भी जान छूट गई, क्योंकि अब मेरे पास अपना पैसा था। ज़रूरतें पूरी करती, शाम को बंगले से लौटती तो खुद को कमरे में बंद रखती। उनकी नज़रें नाकाबिले बर्दाश्त थीं और अब आसानी से दूर रह सकती थी। शहजादी बेगम की सहेलियों को पता चला कि मैं उनके बच्चे को दूध पिलाती हूँ। वो भी अपने अपने बच्चों को वही लाकर छोड़ने लगी, क्योंकि वो सब अमीर औरतें थीं जो बच्चों से ज़्यादा अपनी आज़ादी और फिगर का ख्याल रखती थीं। उन्हें लगता था दूध पिलाने से फिगर खराब हो जाएगा। मैं एक बच्चे को दूर करती तो दूसरे को लगाती, दूसरे को हटाती तो तीसरे को लगाती। इस तरह दिन भर में 5 बच्चों को दूध पिलाने का काम करने लगी। लेकिन ये मेरे लिए मुश्किल नहीं था, क्योंकि बंगले की मालकिन मेरे लिए बेहतरीन खाने पीने का इंतजाम करती। इतने बच्चों को दूध पिलाने के बावजूद मेरी सेहत पर कोई कमी नहीं आई, बल्कि पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। ताज़ा दूध, फल फ्रूट सब कुछ मिलता था, यहाँ तक कि बादाम पिस्ता खाने लगी थी। सारा दिन खाती पीती बच्चों को दूध पिलाती। एसी की ठंडक ने मेरी जली हुई रंगत को भी निखार दिया था। मैं पहले जैसी गोरी चिट्ठी हो गई थी। कभी कभी मेरी बहन कहती थी, रमा तू पहले वाली रमा नहीं लगती, सर से पांव तक बदल गई है, अमीरों ने तुझे भी संवार दिया है। मैं हंस देती, अपने गमों को सीने में दबा लिया और यही जिंदगी गुजारने लगी। वो 5 बच्चे मेरी जिंदगी का मकसद थे, जिन्हें दूध पिलाने की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर थी। देखा जाए तो दूध पिलाने की वजह से मैं उनकी माँ बन चुकी थी, इसलिए कभी नहीं समझा सारा दिन वही गुजारती।
शाम को थक हार कर घर लौटती और गमों पर अपने आंसू बहाने की हिम्मत ना होती। तकिए पर सर रखते ही मुझे नींद आ जाती है। ऐसे ही 2 महीने गुजर गए। एक रात 10 बजे घर का दरवाजा बजने लगा। मैं नींद की बाहों में उतर चुकी थी, इसलिए कानों पर हाथ रख लिया। वैसे तो ज्यादातर नासिर के दोस्त ही आते थे, इसलिए मुझे दरवाजे से क्या लेना देना। लेकिन कुछ देर बाद मेरी बहन रुखसाना ने मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाया। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला और कहने लगी, कोई आदमी तुम्हारे लिए बाहर खड़ा है। मैं हैरान हो गई। रात के वह मेरे लिए भला कौन आ सकता है, वो भी एक आदमी। मैं बोली, कौन है? मैं तो किसी को नहीं जानती। वो कहने लगी, देख तो लो। मैंने खुद को चादर में लपेटा और दरवाजे तक गई। उस आदमी ने मुझे देखते ही हाथ जोड़ दिए। कहने लगा, मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई है। जाते जाते अपनी पैदाइश बच्चा मेरे हवाले कर गई। मेरा बच्चा बहुत बीमार है, उसे एक माँ का दूध चाहिए, वो सिर्फ महीने भर का है। अगर आप उसे दूध पिला देंगी तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार रहूंगा। मैं हैरान हुई और बोली, मैं तो सारा दिन 5 बच्चों को दूध पिलाती हूँ, मेरे पास वक्त नहीं, वरना इनकार न करती। वो सोच में पड़ गया और कहने लगा, आप दिन में उन बच्चों को फीड करा दिया करें और फिर वापसी में रात को मेरे घर आ जाया करें। सुबह तक मेरे बच्चे को देख लिया करें। बच्चे को संभालने वाली नौकरानी होगी। आप अपनी नींद पूरी करिएगा। सिर्फ उसके पेट भरने के लिए उस वक्त मैं आपको बहुत पैसे दूंगा। आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। दिन के वक्त तो बच्चे को डब्बे का दूध पिला सकता हूँ, लेकिन सारा वक्त डब्बे का दूध जाने से उसका मिजाज खराब हो गया। मुश्किल उल्टी दस्त रहते हैं, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। यह सुनकर मैं हल्की हुई और बोली, मुझे तो वापस घर आना होता है। एक जगह से निकलकर दूसरी जगह से जाऊंगी। वो कहने लगा, मैं बहुत मजबूर होकर आपके दरवाजे तक आया हूँ। किसी ने बताया था कि आप हम जैसे लोगों की मदद करती हैं। खुदा के लिए मेरी भी मदद करें। उसकी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। फिर वो पलटा अपनी गाड़ी के पास गया और एक छोटे से बच्चे को उठाकर मेरे सामने ले आया। वो महीने भर का मासूम सा बच्चा बिलख बिलख कर रो रहा था। कहने लगा, ये अब डब्बे का दूध नहीं पी रहा है, भूख से इसका ये हाल हो गया है। मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? इसकी माँ ने हम पर रहम न किया, हमें छोड़कर चली गई। वो किसी और से मोहब्बत करती थी, उसके साथ हमेशा के लिए भाग गई। हम दोनों लावारिस रह गए। बच्चे का रोना मुझसे बर्दाश्त न हुआ और मुझे अपनी बेटी की याद आ गई, जो इस दुनिया से चली गई थी, जिसे वक्त पर दवाई न मिल सकी। मेरी बच्ची पैसे की कमी से मर गई और अगर मैं इसकी मदद न करती तो ये माँ का दूध न मिलने से मर जाता। यही सोचकर मैंने बच्चे को घर में ले लिया, उसे सीने से लगाकर उसका पेट भरा। कुछ ही देर बाद वो सुकून की नींद सो गया। मैंने उसे उसके पिता के हवाले कर दिया। वो बहुत खुश हुआ कि बच्चे का पेट भर गया। फिर कहने लगा, आप पैसे जो चाहें ले लीजिए। नासिर भाई ने ये सब देखा। उन्हें अपनी नज़रों की हवस भड़काने का मौका मिला, इसलिए सारा गुस्सा निकाल दिया। कहने लगा, दफा हो जाओ यहाँ से। उनके लहजे की वजह से ही मैंने उस आदमी के लिए हामी भर दी। बंगले से लौटकर उसके पास आ जाया करेंगी। उसका बंगला भी उसी इलाके में था। मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं था। मैंने अपना सारा सामान थैली में भरा और अगली सुबह बहन का घर हमेशा के लिए छोड़ दिया, क्योंकि अब दिन कहीं और रात कहीं और गुजारनी पड़ती। सारा दिन शहजादी बेगम के बंगले में रहती। शाम को जब उस आदमी के पते पर पहुंची तो वो मुझे देखकर हैरान रह गया। मैं एकदम से हैरान रह गई। इतना बड़ा आलीशान बंगला। अंदर दाखिल हुई तो खुद वह आदमी ड्राइंग में मिलने आया। फिर मुझे कमरा दिखाया। बच्चे को गोद में डाला। एक नौकरानी भी थी। वह कहने लगा, फिक्र न करें, बस इसे दूध पिलाएं और आराम करें। कमरे में एक छोटा सा फ्रिज भी था, जिसमें फल फ्रूट सब कुछ रखा था। कहने लगा, आप आज़ाद हैं, जो चाहे खा सकते हैं। लॉन में जाएं या घर के किसी हिस्से में, कोई भी पाबंदी नहीं है। फिर इतना कहकर वह चला गया। मैंने उसके बच्चे आरिफ को गोद में लिया और ममता की प्यास बुझाने लगी। उसका पेट भरा तो मुझे लगा जो काम कर रही हूँ वो नेकी का है, इसलिए दिल से करती थी। दिन तेजी से गुजरने लगी। न बहन के घर की याद आती, न पति की, न बच्चे को याद करने का वक्त मिलता। उन बच्चों के साथ जिंदगी आगे बढ़ा ली। पैसे की कोई कमी नहीं थी।
दोनों तरफ से ठीक ठाक मिलते हैं। मैं महीने के लाखों रुपए कमा रही थी। धीरे धीरे पता चला कि इस आदमी की बीवी किसी बहुत अमीर आशिक के साथ फरार हो गई है। बच्चा तो मजबूरी में पैदा किया था, इसलिए बच्चा पैदा होते ही सब कुछ छोड़कर फरार हो गई। एक रात नौकरानी की तबीयत खराब हो गई, जो मेरे साथ रहती थी और आरिफ को संभालती थी। मैंने उसे सर्वेंट क्वार्टर में आराम के लिए भेज दिया। मैंने उसे समझा दिया कि मैं आरिफ को खुद संभाल लूंगी। इतना सुनकर वो चली गई। मैं आरिफ को लेकर सारे घर में घूमने लगी, उसे लोरी सुनाती, सीने से लगाती, फिर वो दूध के लिए रोने लगा। मैं उसे कमरे में ले आई और उसे फीड कराने लगी। अभी उसका पेट भर ही रहा था कि किसी की नज़रों का मुझे एहसास हुआ। नज़र उठाई तो मैं एकदम से घबरा गई। वह आदमी मेरे सामने खड़ा था। आज तक ऐसा न हुआ कि रात के इस पहर में वो इस कमरे के दरवाजे पर आई। मैंने जल्दी से आरिफ को अपने से दूर किया और जल्दी जल्दी अपना हुलिया ठीक करने लगी। अपने दुपट्टे को अच्छी तरह से अपने आप पर लपेट लिया और नज़रें झुका ली। वो आदमी मेरे करीब आकर बैठ गया। कहने लगा, रमा, मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ, पूरी तरह टूटकर बिखर चुका हूँ। खुद को दोबारा जोड़ना चाहता हूँ, मुझे ताकत चाहिए। क्या तुम मेरी मदद करोगी? मेरी एक छोटी सी फरमाइश है, उसे पूरा कर दो। कि मैं हैरानी से उसे देख रही थी। मुझ जैसी गरीब औरत से उसे भला क्या चाहिए था, जिसका दामन हाथ खाली था। उस आदमी ने एक ऐसी फरमाइश की जिसे सुनकर मेरे कदमों तले जमीन खिसक गई। मुझे यकीन नहीं आया कि वो मुझसे इस तरह की फरमाइश कर सकता है। उस आदमी ने शादी की पेशकश की। कहने लगा, रमा, मैं बिल्कुल तन्हा हो चुका हूँ। मेरी बीवी ने जो सदमा दिया है, शायद मैं उससे कभी बाहर न आ सकूं। लेकिन मैंने तुम्हें देखा है कि किस तरह दुखों को भुलाकर तुम जिंदगी में आगे बढ़ गई हो। वही ताकत चाहिए जो तुम्हारे अंदर है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे वही हौसला दो जो अपने बच्चों से बिछड़ने के बाद तुमने किया, ताकि मैं अपनी बीवी को भुला सकूं और आरिफ के साथ जिंदगी गुजार सकूं। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। कई औरतें शादी करना चाहती हैं, लेकिन कोई मेरे बच्चे को अपनाना नहीं चाहती हैं। जबकि तुमने दूध पिलाकर उसकी माँ का फर्ज निभा दिया। तुम एक अच्छी माँ साबित हुई हो। आरिफ को तुम्हारे साथ देखता हूँ तो लगता है तुम्हें उसकी माँ हो। मेरे अमीर मालिक राहुल ने मुझे शादी की पेशकश की। उनकी बात पर मैं कितनी ही देर तक आंसू बहाती रही। ऊपर वाले ने मेरे हाथ ही दामन खाली जेब को अपनी रहमत से भर दिया था। फिर इनकार न करने की कोई वजह नहीं थी। शादी के लिए मैंने हाँ कर दिया। 2 दिन बाद उस आदमी ने नौकरों की मौजूदगी में मेरे साथ शादी कर ली। मुझे मालिक के कमरे में जगह मिल गई, पर छोटा बिस्तर भी अपने कमरे में लगा लिया, क्योंकि अब मुझे आरिफ और अपने पति के साथ नई जिंदगी शुरू करनी थी। आजमाइशों का तवीला दौर खत्म हो गया था। खुशियों की लंबी रात शुरू हो चुकी थी। मैंने यह बात जान ली कि अगर इंसान अपनी आजमाइश पर सब्र करे तो ऊपर वाले का शुक्र अदा करे और हौसले से काम ले तो वो दिन दूर नहीं जब भगवान उस पर अपनी दया न करे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।